नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार की बात के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। आज हम लोग बिहार की राजनीति पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं और मैं चाहूंगी कि हम यहाँ की युवा राजनीति और युवा राजनेताओं के विषय में चर्चा करें, क्योंकि आज मौका भी है। सबों ने जाना कि कन्हैया कुमार ने सीपीआई का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अब बिहार में तो तीन युवा नेता बिल्कुल सामने आ गए, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और अब कन्हैया कुमार भी। आपको क्या लग रहा है कि कैसे कैसे बदलेगी राजनीति, क्या होने वाला है और तीनों के बीच में क्या एकता होगी या तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट चले जाएंगे, क्या लगता है? देखिए गरिमा जी, आपने सही बात कही कि तीन युवा नेता बिहार में हो गए। और देखिए आने वाला जो जमाना है वो युवा पीढ़ी का है, क्योंकि जी। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, रामविलास पासवान रहे नहीं, लालू यादव किस तरीके से अस्वस्थ चलते हैं यह भी आपको पता है, नीतीश कुमार जी की उम्र भी कितनी हो गई यह भी आपको पता है। तो लालू जी, रामविलास जी, नीतीश जी एक पंक्ति के नेता रहे हैं। तो आगे जी। जो भविष्य है वो युवाओं का है। और आपने कहा कि तीन युवा नेता हो गए। आज कांग्रेस का दामन कन्हैया कुमार ने पकड़ा है और सीधे तौर पर दिल्ली में। तो देखिए, दो तो युवराज हैं, एक तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे हैं, दूसरे चिराग पासवान, जी। रामविलास पासवान के बेटे हैं। और विरासत में मिली तीसरे, राजनीति। जी। जी युवराज मैंने कहा, और तीसरे कन्हैया कुमार संघर्ष से ऊपर गए हैं। और जो विचारधारा रही है वह विचारधारा लाल रही है, रेड। तो अब ये देखना होगा, और जो मुझे लग रहा है, और तीनों का जो लाइन और लेंथ अभी आज की तारीख में है। चिराग जी। पासवान एनडीए में थे, अब एनडीए में वे अपने को कैसे मानते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि जो राजनीतिक हालात हैं वे भी, जब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं वे एनडीए में नहीं कहे जाएंगे। और बिल्कुल। जैसा वे कहते थे कि मेरे राम नरेंद्र मोदी, मैं हनुमान, तो न तो उनके लिए अब नरेंद्र मोदी राम रहे हैं, न वे हनुमान हैं। तो ऐसी सूरत में देखिए, बिहार में युवा राजनीति जो है और जो भविष्य है, जो आगे सिंहासन है, उसके लेकर एक महाभारत भी संभव है। क्योंकि ये जो तीनों युवा हैं, इनकी एक दृष्टि है, इनका मानना है कि सबसे मजबूत हम ही हैं। देखिए, कन्हैया कुमार जाति से भूमिहार हैं। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो राजनीतिक हालात हैं और जो बदलाव है उसमें अभी अगले कई चुनावों तक मुझे यह नहीं लगता कि किसी भी सवर्ण जाति के नेता को बिहार की सत्ता मिल सकती है। तो सत्ता की जो शीर्ष कुर्सी है, टॉप चेयर है, उस पर तो नजर नहीं गड़ा सकते हैं कन्हैया कुमार वैसे भी दिल्ली की राजनीति की दामन उन्होंने थामी है, दिल्ली में ही उन्होंने सदस्यता ली है कांग्रेस की। और देखना यह होगा कि दिल्ली मतलब देश की राजनीति करने के लिए वे पहले घर की राजनीति को, घर के चुनाव को जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। मेरा मानना बेगूसराय से है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में वे पराजित हो गए थे गिरिराज सिंह के हाथों। और आपको यह भी पता है कि बेगूसराय, जिसे लेनिनग्राद और मिनी मॉस्को कहा जाता रहा है, तो कन्हैया कुमार उसी लेनिनग्राद और मिनी मॉस्को का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं अब तक। यह देखना होगा कि जब कन्हैया कुमार अब दिल्ली से बिहार आते हैं और फिर बेगूसराय जाते हैं, तो वहां लाल झंडा वाले लोग जो इनके पुराने समर्थक रहे हैं, वे अब कितनी संख्या में इनके साथ होते हैं, या इन्हें वहां काला झंडा दिखाया जाता है वामपंथियों के द्वारा। बेगूसराय की धरती लाल हुई है कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों की लड़ाई में। यदि हमारे दर्शकों को नहीं पता हो, मैं खबरों के पीछे में वो कहानी भी जल्द ही शुरू करने जा रहा हूं। जो चरम था कि बेगूसराय जेल कांड देश का इतिहास है। 1987 जब कम्युनिस्टों ने हमला कर कांग्रेस समर्थित जो बाहुबली थे जेल के भीतर, किशोर पहलवान, उन्हें छुड़ाया था, उन्हें मार दिया था, किशोर पहलवान को मार दिया था और अपने 7 लोगों को छुड़ा कर ले गए थे।
इसके पहले और इसके बाद इतना बड़ा गैंगवार चला कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों के बीच में। तो कन्हैया कुमार जब बेगूसराय पहुंचेंगे तो देखना होगा कि कांग्रेसी जो कम्युनिस्टों से लड़ते रहे हैं वे अब नए कांग्रेसी कन्हैया कुमार का स्वागत करने को कितना तैयार होते हैं। वैसे भी बिहार में एक बात कही जाती है कि भूमिहार जाति का सबसे बड़ा दुश्मन भी भूमिहार जाति ही होता है। तो यह भी देखना होगा क्योंकि कन्हैया कुमार सीधे राहुल गांधी से कनेक्टेड हैं और राहुल गांधी को रिपोर्ट करने वाले हैं। कन्हैया कुमार का डिजिटल प्रेजेंस बहुत है, फॉलोइंग बहुत है, वे तीखा बोलते हैं और तार्किक बोलते हैं, यह भी सही है। नरेंद्र मोदी को जवाब देते हैं सीधे तौर पर, यह भी सही है। लेकिन बिहार के कांग्रेसी बिहार की फिजा में उन्हें कितना डाइजेस्ट करते हैं। देखिए, यदि राहुल गांधी कन्हैया कुमार को लेकर आ रहे हैं तो उनका भी एक विजन होगा। अब यह विजन कितना पास होता है, कितना फेल होता है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन कन्हैया कुमार के आने के बाद से बिहार की राजनीति कितनी बदलेगी, इस पर बहुत अनुमान अभी आप नहीं लगा सकते हैं। यह सच है कि बिहार में जो सबन जाति है, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, आज की तारीख में उनके अधिकांश मत पर बीजेपी ने कब्जा जमाए रखा है। खैर, तो हम कन्हैया कुमार के आने वाले दिनों का इंतजार करें। हम बात कर रहे थे कि ये जो महाभारत दिखता है, तो चिराग पासवान की राह आखिरकार विपक्ष की राह ही दिखती है नीतीश कुमार के रहते हुए। और क्योंकि ऑप्शन नहीं बचा है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और पिछले दिनों आपने देखा, ठीक है, एक आमंत्रण के बहाने ही तेजस्वी यादव से इनकी मुलाकात हुई, अच्छी बातचीत हुई। फिर आपने लाइव सिटीज पर ही वो वीडियो देखा, हमारे दिल्ली के रिपोर्टर सौरभ राज ने लालू यादव का इंटरव्यू किया था, जिसमें लालू यादव कह रहे थे कि भतीजे के बराबर है, मतलब भाई का बेटा है चिराग। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बिहार की सत्ता, क्योंकि जब बिहारी फर्स्ट की यात्रा चिराग पासवान निकाले थे तो उनकी भी तमन्ना बिहार की सत्ता रही है। तो यदि आप ग्राउंड जीरो पर बात करेंगे तो यह बात सही है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद ही है, और राजद का मतलब लालू यादव होता है। लालू यादव के पुत्र हैं तेजस्वी यादव, इसलिए राजद हैं। तो ग्राउंड पर तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा जनाधार, यदि हम विपक्षी पार्टियों की बात करें वैसे भी सबसे बड़ी पार्टी। और अब इसमें चिराग पासवान, तो दो नेता। और महागठबंधन की यदि हम बात कर ले, कांग्रेस के साथ आरजेडी है। अभी हम चिराग पासवान को नहीं माने, लेकिन राह तो उधर ही जाती दिखाई पड़ती है यदि चुनाव इसी स्वरूप में हुआ और नीतीश कुमार एनडीए में ही रहे। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर जा रहे हैं, लेकिन कई बातों पर खींचातानी शुरू है। यह भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जातीय देखने को मिलता है आजकल। जी, जातीय जनगणना की मांग ठुकरा दी गई, विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग अस्वीकार कर दिया गया। तो मतलब तनातनी और मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। लेकिन ये सारे जो हैं गणित हैं, वह 5 राज्यों का चुनाव होता है, जब उनके नतीजे क्या आएंगे इस पर बहुत कुछ आश्रित होगा। लेकिन देखिए, रामविलास पासवान और लालू यादव में कभी दोस्ती कभी बैर दोनों चलता रहा। लेकिन मुझे रामविलास पासवान का एक साक्षात्कार याद है, अनौपचारिक साक्षात्कार। पटना में हुए जब आते थे, केंद्रीय मंत्री थे, इस्पात मंत्री थे, स्टील मिनिस्टर थे, जो आजकल आरसीपी सिंह हैं। तो पटना के मौर्या होटल में ठहरे हुए थे। विशेष तौर पर वे मौर्या होटल में स्वीट 323 या 401 में ठहरते थे। मैं दैनिक जागरण में था और हम लोग रात में उनके डिनर पर बुलावे पर गए हुए थे। तो बात अनौपचारिक ही हो रही थी। तो यह पूछा गया कि क्या आपको कभी यह नहीं लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए? तो देखिए, रामविलास पासवान का जवाब यह था कि देखिए, जब मैं दिल्ली में बैठा होता हूं तो पूरा देश देखता हूं, और दिल्ली के देश के नक्शे में बिहार एक राज्य दिखता है। तो उन्होंने बिहार की राजनीति करने के साथ ही इस हसरत को खो दिया था, या कहें कि यह हसरत उन्होंने पाल ही नहीं रखी थी कि मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। तो इसलिए वे मौसम वैज्ञानिक भी कहे गए कि जब सत्ता का यह कहा जाता रहा कि जिधर रामविलास पासवान जाते हैं सत्ता उधर चली जाती है। अब देखिए जो अब देखिए जो समस्या जो हमको दिखती है गरिमा जी, जो आरजेडी है वो विशेष रूप से
मुस्लिम और यादव की पार्टी मानी जाती है। जब टिकटों के बंटवारे का मसला होता है, सवर्णों को टिकट देने की बात होती है, तो कांग्रेस गठबंधन में होती है। राजद की ओर से कह दिया जाता है कि भूमिहार ब्राह्मण का एडजस्टमेंट कांग्रेस की जिम्मेवारी है। आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव में भी भूमिहार जाति में से सिर्फ अनंत सिंह को एक टिकट आरजेडी ने दिया था, बाकी सारे टिकट जो मिले वो कांग्रेस की ओर से मिले। ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मणों की संख्या भी आपको बहुत कम दिखाई पड़ेगी, राजपूतों की संख्या है। तो अब यदि चिराग पासवान भी महागठबंधन की ओर जाते हैं, तो रामविलास पासवान या लोजपा का जो आधार है वो पासवान मतों के साथ साथ, या रामविलास पासवान ने जिन जातियों के राजनेताओं को प्रमोट करने का काम किया उनमें आपको सवर्ण जाति के लोग काफी दिखाई पड़ेंगे, और उसमें भी बाहुबली प्रवृत्ति के लोग भी दिखाई पड़ेंगे। आप नाम गिनते चले जाइए, आज भी देखिएगा राहुल तिवारी, आज भी आप देखिए, पहले यदि आप देखें तो रामा सिंह को किसने प्रमोट किया? रामविलास पासवान ने। सूरजभान सिंह को किसने प्रमोट किया? रामविलास पासवान ने। आज की तारीख में सूरजभान सिंह पशुपति पारस के गुट में है, रामा सिंह आरजेडी की ओर है। ठीक इसी प्रकार से आप हुलास पांडे को देख लीजिए, पहले हुलास पांडे के बड़े भाई भी रामविलास पासवान की पार्टी में ही थे, अभी वे पशुपति पारस के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो तमाम जो आपको सवर्ण जाति के चेहरे दिखाई पड़ेंगे वो रामविलास पासवान के साथ दिखते होंगे। और जब मत होता था तो यह बात भी सही है कि लालू यादव से सवर्ण मतदाता भले ही गुरेज करते हो, लेकिन रामविलास पासवान को मत देते समय गुरेज नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रामविलास पासवान सभी को साथ लेकर चलते हैं। तो जब चिराग पासवान इधर आएंगे या लोजपा, चिराग की राह इधर होगी, तो समस्या यह भी होगा कि कांग्रेस को भी सवर्ण जाति के उम्मीदवार देने हैं और चिराग को भी देने होंगे। अब कन्हैया भी आ गए हैं। आपको 2019 का लोकसभा चुनाव याद होगा कि कन्हैया युवा चेहरा, युवा नेतृत्व, बेगूसराय का टिकट क्यों नहीं मिला? किसका विरोध था? यदि बेगूसराय में आमने सामने की लड़ाई होती तो जीत हार हो सकता है कि जैसा हुआ वैसा ही हुआ, लेकिन मतों का अंतर काफी कम होता। लेकिन आरजेडी ने वो सीट नहीं छोड़ी। तो ऐसी स्थिति में है क्या कि तेजस्वी यादव भी यह देखते हैं कि हमारे सामने युवा चेहरे और कौन कौन है। कन्हैया कुमार आ गए। कन्हैया कुमार की जो पहचान है वो देशव्यापी पहचान है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन नए स्वरूप में, नए रूप में कैसी पहचान स्थापित होती है यह भी देखने की बात होगी, क्योंकि वे कल तक यह भी कहते रहे हैं कि जो देश में पहले विनाश हुआ या देश में जो प्रगति नहीं हुई या देश में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए कसूरवार कांग्रेस पार्टी भी रही है। लेकिन अब नया परिदृश्य है, वे कहेंगे कि बीजेपी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ हो गए। तमाम पार्टियों को साथ होना चाहिए, विपक्ष को साथ होना चाहिए। कृषि कानून की बात करेंगे, फिर वो जुमलेबाजी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, करना उन्होंने शुरू कर दिया। आपने देखा जैसे ही ज्वाइनिंग का कार्यक्रम हुआ, तो ये महाभारत होता दिखता है गणमती। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरा भी है। आप कन्हैया युवा नेता है और उनके पीछे कई सारे युवा चलते हैं। अगर बिहार की ही बात कर लें तो बहुत सारे युवा हैं जो सीपीआई के छात्र विंग में हैं, वो कन्हैया को भैया कहकर मानते हैं। उनका क्या रुख हो सकता है? कन्हैया अचानक से कांग्रेस में चले गए, यानी कि पहले की तरह एक्सेप्ट कर पाएंगे कन्हैया को, या फिर उनके लिए थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी? क्योंकि कन्हैया ने शुरुआत से लाल झंडा उठाया और अब हाथ के साथ है, तो बदलाव कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे कन्हैया को मानने वाले लोग? देखिए, वही बात तो मैं कह रहा था कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, मतलब नई जो परिस्थितियां होंगी वो दूसरी होगी और कन्हैया जो कहेंगे वो अलग बात होगी। लेकिन पहले तो पंजा को खूनी पंजा कहा जाता था, और जो कम्युनिस्ट पार्टी में लोग होते हैं वो वैचारिक रूप से बहुत ही अधिक प्रशिक्षित किए जाते हैं, उनके पास तर्क बहुत होते हैं। तो यह कहा जाना कि जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हुए कन्हैया कुमार के साथ थे वे सभी के सभी, देखिए कन्हैया कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चा कितने दिनों से चल रही थी, लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन कन्हैया कुमार ने चुप्पी साधे रखी थी। आज ज्वाइनिंग के पहले तक कन्हैया कुमार ने कुछ भी नहीं कहा कि हाँ हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। खबर आज मैं सुबह बीबीसी पर पढ़ रहा था कि कल सीपीआई के नेता चाहते थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और कन्हैया कुमार आकर इस बात का खंडन करें, क्योंकि वे किसी को कुछ नहीं बता रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुला भी ली गई थी, लेकिन कन्हैया कुमार आए नहीं।
और कन्हैया कुमार का फोन भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो कन्हैया कुमार ने भी जो सारा प्लान किया है वो बहुत ही गोपनीय तरीके से किया है और सीधे 1 to 1 वे राहुल गांधी के टच में रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को एक नया स्वरूप देना चाहते हैं, जिस तरीके से नई पीढ़ी को आगे आना है। तो कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, तमाम सारी बातें हो रही हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि बिहार में एक बात कही जाती है कि पहले घर जीतेंगे तब ना आप दुनिया जीतेंगे। तो कन्हैया कुमार बिहार में पटना एयरपोर्ट पर ही दिखेगा कि कांग्रेसी उनके स्वागत में किस तरीके से झूमते हैं या किस तरीके से जबरदस्ती भेजे गए दिखते हैं। फिर वो बेगूसराय जाएं, जिसे लेनिनग्राड और मिनी मॉस्को कहा जाता है। वहां जो आज तक कन्हैया कुमार जिंदाबाद का नारा लगाते थे, कन्हैया भैया कहते थे, वे क्या कन्हैया भैया कहते हैं या पीछे हट जाते हैं? और यदि वे पीछे हट जाते हैं तो कांग्रेसी जो अब तक बेगूसराय की धरती पर राजनैतिक, अहिंसक, हिंसक तीनों लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनको देखना होगा कि वे कन्हैया कुमार को किस तरीके से अपने साथ अंगीकार करते हैं। तो यह एक बड़ा प्लान है और कन्हैया कुमार इसमें कहां फिट बैठेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है कि कन्हैया कुमार के माध्यम से, कन्हैया कुमार के रूप में कांग्रेस को दिल्ली में कम से कम बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर स्टूडियो में बैठकर नरेंद्र मोदी के जो प्रवक्ता होते हैं या बीजेपी के जो प्रवक्ता होते हैं, उन्हें कठोर और तीखा जवाब देने वाला एक शख्स मिल गया है, प्रतिनिधि मिल गया है जो जवाब मिल गया है। हाँ, लेकिन हमें तेजस्वी की बधाई का भी इंतजार रहेगा। जैसे सभी लोग आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने पर इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार का बधाई संदेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो हमें देखना होगा कि महागठबंधन में कांग्रेस में राहुल गांधी की पहल पर कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो महागठबंधन के एक बड़े नेता के रूप में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के नेता मतलब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और आरजेडी के आज की तारीख में सर्वे शर्मा है, लालू यादव तो मेंटर हो गए हैं। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव ने एक बार मुलाकात भी की थी कन्हैया कुमार से और इस मुलाकात पर बड़ा बवाल भी हुआ था कि कन्हैया कुमार लालू यादव से मिले हैं। तो ये सभी बधाई देते हैं कि नहीं और क्या करते हैं, बधाई के शब्द क्या होते हैं, यह भी देखना होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि कन्हैया जब ज्वाइन कर गए हैं कांग्रेस में, अब तो महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं, तो तेजस्वी यादव का रुख क्या होता है? क्या बाहें फैलाकर गले लगाते हैं या फिर जैसा कि हम युवा राजनीति की बात बिहार में कर रहे हैं, अलग ही तरह का एक कंपटीशन शुरू हो जाता है? और कन्हैया किस तरह से कांग्रेस की कमान संभालते हैं? क्या वो बिहार में आकर घर में सेवा देने वाले हैं या फिर वो नेशनल लेवल पर ही रहेंगे? ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। इंतजार करना, जैसा कि आपने कहा, इस समय बिल्कुल सही होगा। इंतजार करते हैं, देखते हैं। चलते चलते एक बात और बता दें, चलते चलते एक बात और बता दें, यदि हम उम्र की बात करें, मैंने ग्राउंड जीरो और उसकी बात कर ली थी। उम्र में चिराग सबसे बड़े हैं, तेजस्वी से करीब 7 साल बड़े, 7 years ओल्ड हैं। कन्हैया भी 2 साल बड़े हैं। 89 में जो ऑन रिकॉर्ड है, 89 में जन्म हुआ इनका तेजस्वी यादव का, 87 में कन्हैया का बताया जा रहा है और 82 में चिराग पासवान का बताया जा रहा है। हाँ, तो इसलिए बड़े भाई की लड़ाई भी क्या होगी क्या नहीं होगी, कौन किसको बड़ा भाई मानेगा, कौन किसको नहीं मानेगा, कौन किसे डिक्टेट करेगा और किसके किसके बीच कैसा कैसा कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे बनेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इंतजार करना ज्यादा बेहतर होगा कि बिहार की राजनीति में, स्पेशली युवा राजनीति में, और कितना कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। बिहार की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बिहार से जुड़ी हुई और भी चर्चा आगे हम करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।